Hello class 10 students. Today we will do some topic on nationalism in India, and here we will discuss how nationality and national feeling arises in the people of India. As you have already seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of a nation states. It also means a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forced new links and redefined the boundaries of community. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? जब हम देख रहे हैं यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, राष्ट्रीयता की भावना जो है, वो नेशन स्टेट्स, राष्ट्र जो स्टेट बने हैं उनके थ्रू आई है. और इसका मतलब ये है कि जो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो कौन है, क्या उनको आइडेंटिफाई करता है, उन कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, नए सिंबल्स, नए आइकन्स, नए सॉन्ग्स जो कि उनको नेशनलिज्म की फीलिंग को उनमें अराइज कर रहे हैं, और जो आइडियाज दैट फोर्स न्यू लिंक्स, नए लिंक्स, और जो उनकी बाउंड्रीज है उनकी कम्युनिटीज की, उनको भी रीडिफाइन करना, पहले से जो उनकी डेफिनेशन है उससे द्वारा से उसको डिफाइन करना. और ये जो नेशनल आइडेंटिटी की जो ये फीलिंग है, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस, ये जो अपने बारे में ज्ञान होना, ये कैसे इंडिया में इमर्ज हुआ, कैसे आया, ये हम पढ़ेंगे. इन इंडिया, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided shared bond that tied many different groups together. भारत में जैसे कि वियतनाम और दूसरी कई कॉलोनीज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वहाँ पर जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ कनेक्टेड थी. एंटी मतलब अगेंस्ट कॉलोनियल एम्पायर ऑफ ब्रिटिशर्स. पीपल जो थे, लोग थे, उन्होंने अपनी लोग इकट्ठे हुए, यूनिफाइड हुए इन उनकी जो कोशिश थी इस कॉलोनियलिज्म को हटाने की, एंटी कॉलोनिज्म की जो फीलिंग थी उनके अंदर, उसको हटाने के लिए जब लोग इकट्ठे हुए तो वो यूनिफाइड हुए और एक नेशन को बिलोंग करने वाली फीलिंग उनके अंदर आने लगी. और जो लोग थे दे वर वेरी मच ऑप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा दबाव में थे. जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली डिप्राइव कर दिया था, उनको हर चीज़ से अलग महरूम रखा था. और ये जो कॉलोनिज्म के अंदर वो सब जो फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन जो थी, वो चीज़ जो उनके अंदर, सबके अंदर जो ये फीलिंग थी, उनसे एक शेयर्ड बॉन्ड, लोग एक दूसरे से जुड़ गए. और जो कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे वो इकट्ठे जुड़ गए. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. आज़ादी की जो कल्पना थी, आज़ादी की जो भावना थी, वो सब में एक जैसे नहीं थी. उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, अनुभव थे, वो भी अलग थे. और जो कॉलोनियलिज्म के बारे में जो लोगों की फीलिंग थी, दैट वर आल्सो डिफरेंट. Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together with one movement, but the unity did not emerge without conflict. पर जो ये एकता थी, ये बिना किसी तनाव के नहीं थी.
जो कांग्रेस में महात्मा गांधी ने इनको यूनिफाई करने की कोशिश की एक आंदोलन के तहत. और in an earlier text book, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. 20वीं सदी के पहले डिकेड तक, मीन्स कि 1910 तक आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है. इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920 एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वी विल एक्सप्लोर how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of the people. पहले हमने जो पढ़ा है इंडिया के बारे में, तो वहाँ हम 1920 के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में, उसको बनाने में एक योगदान दिया, और कैसे सोशल जो डिफरेंट सामाजिक सोशल ग्रुप्स थे वो इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, हम पढ़ेंगे. और कैसे जिस राष्ट्रीयता की जो भावना थी, इनमें लोगों, इस भावना ने लोगों के इमेजिनेशन, कल्पना को पंख दिए. The First World War and Khilafat and non-cooperation. In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? 1919 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो नए क्षेत्रों में चला गया, नए सामाजिक संस्थाएं से जुड़ गई, नए उनके तरीके थे स्ट्रगल के against colonialism. First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसे नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बन गई. बहुत ज़्यादा जो डिफेंस सुरक्षा में जो खर्च हुआ था वो बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ गया था, और ये जो उसको इस खर्च को हम वार लोन्स के थ्रू लिया गया था, उसके कारण टैक्सेस बढ़ गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, एंड इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ. इनकम टैक्स मीन्स जो लोगों की जो इनकम है उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा. थ्रू द वार्स years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardships for the common people. जो कॉमन पीपल थे, सामान्य आदमी था, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की स्थिति हो गई. Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. जो गांव थे वहाँ के लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया, उनको जबरदस्त रिक्रूट किया गया, मतलब भर्ती की गई फौज में ग्रामीण क्षेत्रों से, और इससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. देन इन 1920 to 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया. बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र थे भारत के, उनमें जो फसलें थी वो फसलें जो थी वो बहुत ज़्यादातर जो क्षेत्र थे भारत के, वहाँ पर फसलें ना के बराबर हुई और शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई. दिस वाज अकम्पनीड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. एक महामारी हुई जिसका नाम जो इन्फ्लुएंजा थी. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic. 12 से 13 जो लाख लोग थे वो बर्बाद हो गए इस अकाल और महामारी के कारण. पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिडंट हैपन. कि लोगों को ये विश्वास था कि इस जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो थे उनकी जो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बट ये नहीं हुआ, और एक नया लीडर अपीयर हुआ एंड सजेस्टेड अ न्यू मॉडल ऑफ स्ट्रगल.
The ideas of Satyagraha. Mahatma Gandhi, he returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racial regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. अब सीन में महात्मा गांधी एंटर हुए. उन्होंने साउथ अफ्रीका से वो आए और उन्होंने वहाँ पर ब्लैक और वाइट रेस जो वहाँ पर थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था विद अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन. और मास मतलब स्ट्रगल. मास स्ट्रगल में जो काफी सारे लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ मिल के उन्होंने विरोध किया था, उससे उन्हें सत्याग्रह का नाम दिया था. The idea of Satyagraha emphasized power of truth and the need to search for the truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. इस सत्याग्रह का मतलब था कि पावर ऑफ सत्याग्रह मतलब पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य की शक्ति. और इसमें जो जरूरत थी वो दैट वाज नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, सच्चाई की को ढूंढना. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर कारण सही है और जो स्ट्रगल है वो अन्याय के विरुद्ध है, तो जो फिजिकल फोर्सेस मतलब जो बंदूक या हाथ से या किसी तरह से मैनली फोर्स जो है शक्ति, उसकी जरूरत नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर. जो उनको मतलब ऑपरेस कर रहा, दबा रहा है, उसको कार्य नहीं करने दे रहा है, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें फिजिकल इन्वॉल्व नहीं होना है. विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, हमें गुस्सा भी नहीं करना है और हमें एग्रेशन भी शो नहीं करनी है और हमें बदला भी नहीं लेना है. और सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, और अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करके बैटल को जीतना है. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर. जो ऑपरेसर है उसकी जो आत्मा है, इनर वॉइस है, उसको जगा करके करना है और उसको सत्य की शक्ति को से परिचित कराना है. और ये जो स्ट्रगल थी, ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, मतलब सत्य की हमेशा जीत होगी. और दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. ये जो धर्म है नॉन अहिंसा का, ये सब लोगों को जोड़ के रखेगा.